नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनसाइट स्पॉटलाइट में। यहां मैं इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों के आकर्षक जीवन और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता हूं। आज मैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ओपेनहाइमर एक प्रतिभाशाली थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। वह गुप्त कार्यक्रम जिसने वर्ल्ड वॉर II के दौरान पहला परमाणु हथियार विकसित किया था। लेकिन वह एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति भी थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। इस वीडियो में मैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनके वैज्ञानिक योगदान, मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उनकी भूमिका और उनके बाद के वर्षों को कवर करूंगा। आइए शुरू करें। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 में न्यूयॉर्क शहर में जर्मनी से आए यहूदी प्रवासियों के घर हुआ था। उनके पिता एक सफल कपड़ा इंपोर्टर थे और उनकी मां एक आर्टिस्ट और बॉटनिस्ट थीं। बॉटनिस्ट मीन्स वनस्पति वैज्ञानिक। ओपेनहाइमर ने विज्ञान और साहित्य में शुरुआती रुचि दिखाई और उन्होंने फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिब्रू सहित कई भाषाएं सीखीं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने 1925 में केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक मैक्स बॉर्न की देखरेख में 1927 में अपनी PhD प्राप्त की। ओपेनहाइमर 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कले के विभाग में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने जल्द ही थियोरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में खुद को एक नेता के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे कई प्रतिभाशाली छात्र और सहयोगी आकर्षित हुए। उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल हैं द बॉर्न-ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लाई की गति को अलग करके मोलेक्युलर वेव कार्यों की गणना को सरल बनाने की एक विधि है। द ओपेनहाइमर-फिलिप्स प्रोसेस, जो एक परमाणु संलयन प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब एक ड्यूटेरॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से युक्त न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से टकराता है। द ओपेनहाइमर-स्नाइडर मॉडल, जो आइंस्टीन के क्षेत्र समीकरणों का एक समाधान है, जो एक गोलाकार तारे के ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण पतन का वर्णन करता है। द टोल्मन-ओपेनहाइमर वॉल्क ऑफ लिमिट, जो कि ब्लैक होल में ढहने से पहले एक न्यूट्रॉन तारे का अधिकतम द्रव्यमान हो सकता है। द फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ क्वांटम टनलिंग, जो एक ऐसी घटना है जहां एक कण एक संभावित बाधा से गुजर सकता है जो उसकी ऊर्जा से अधिक है। ओपेनहाइमर की दर्शन, धर्म, कला और संस्कृति में भी व्यापक रुचि थी। वह विशेष रूप से पूर्वी रहस्यवाद और हिंदू धर्म से आकर्षित थे। उन्होंने संस्कृत सीखी और भगवद गीता पढ़ी, जो एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसने उनके विश्व दृष्टिकोण को प्रभावित किया। उन्होंने विभिन्न विषयों पर कविता और निबंध भी लिखे। 1940 में ओपेनहाइमर ने कैथरीन किट्टी पुएनिंग हैरिसन से शादी की, जो एक पूर्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थीं, जिनकी पहले 2 बार शादी हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे एक साथ थे। पीटर 1941 में पैदा हुए और कैथरीन 1943 में पैदा हुए। 1942 में ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जनरल लेस्ली ग्रोव्स द्वारा भर्ती किया गया था, जो नाजी जर्मनी के ऐसा करने से पहले परमाणु बम विकसित करने के लिए एक गुप्त सैन्य परियोजना थी। ओपेनहाइमर को न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने बम के डिजाइन और निर्माण की देखरेख की। उन्होंने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की एक टीम इकट्ठी की, जिनमें एनरिको फर्मी, नील्स बोहर, रिचर्ड फेनमैन, एडवर्ड टेलर, हंस बेथे, जॉन वॉन न्यूमैन और कई अन्य शामिल थे। ओपेनहाइमर को परियोजना के दौरान कई तकनीकी और तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, सामग्री की कमी के कारण संघर्ष और नैतिक दुविधाओं से निपटना पड़ा। उन्हें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से भी जूझना पड़ा, जैसे उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, उनकी वैवाहिक परेशानियां, जासूसी के लिए उनके भाई की गिरफ्तारी और कम्युनिस्ट समूहों के साथ उनके पिछले संबंध। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद ओपेनहाइमर पहला परमाणु बम बनाने में सफल रहे। 16 जुलाई 1945 को उन्होंने न्यू मैक्सिको के एलामोगोर्डो के पास ट्रिनिटी साइट पर बम का पहला परीक्षण किया। बाद में उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवद गीता के एक श्लोक के बारे में सोचा था, अब मैं दुनिया का विनाशक
मृत्यु बन गया हूं। उसने जो खुलासा किया उससे वह आश्चर्यचकित और भयभीत दोनों था। कुछ हफ्ते बाद 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए और वर्ल्ड वॉर II समाप्त हो गया। ओपेनहाइमर इस घटना में अपनी भूमिका को लेकर विवादित थे। उन्हें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धि पर गर्व था, लेकिन इसके विनाशकारी परिणामों के लिए वह दोषी भी थे। युद्ध समाप्त होने के बाद ओपेनहाइमर वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। उन्हें 1946 में राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन द्वारा मेडल फॉर मेरिट से सम्मानित किया गया और 1947 में प्रिंसटन, न्यू जर्सी में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के निदेशक बने। उन्होंने जनरल एडवाइजरी की अध्यक्षता भी की। नवनिर्मित अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग की समिति थी, जो परमाणु ऊर्जा और हथियारों के विकास और रेगुलेशन की देखरेख के लिए जिम्मेदार थी। ओपेनहाइमर ने परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की और परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली हथियार हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा हथियार नैतिक रूप से गलत और रणनीतिक रूप से खतरनाक होगा, क्योंकि इससे सोवियत संघ के साथ परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। उन्होंने वैज्ञानिक और नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का भी समर्थन किया। हालांकि ओपेनहाइमर के विचारों और कार्यों ने जल्द ही उन्हें उनके कुछ पूर्व सहयोगियों और राजनीतिक विरोधियों के साथ संघर्ष में ला दिया, जिन्होंने उन पर विश्वासघाती, देशद्रोही और साम्यवाद के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उनकी सुरक्षा सुनवाई की गई, जिसमें उनकी पिछली परमाणु नीति पर उनकी राय और उनके कथित सुरक्षा उल्लंघनों की जांच की गई। यह सुनवाई व्यापक रूप से प्रचारित और विवादास्पद रही, क्योंकि कई प्रमुख वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी उनके बचाव में आए। हालांकि आयोग ने अंत तक उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और उनसे उनके आधिकारिक पद छीनने का फैसला किया। इससे परमाणु क्षेत्र में उनका प्रभाव और करियर प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। ओपेनहाइमर ने अपना शेष जीवन एक निजी नागरिक के रूप में शिक्षण, लेखन और विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने में बिताया। उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें 1963 में एनरिको फर्मी पुरस्कार भी शामिल है, जो उन्हें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने एडवर्ड टेलर और लुईस स्ट्रॉस जैसे अपने कुछ पूर्व विरोधियों के साथ भी मेल मिलाप किया। 18 फरवरी 1967 को 62 वर्ष की आयु में प्रिंसटन में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। ओपेनहाइमर एक जटिल और विवादास्पद व्यक्ति थे, जिन्होंने मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन एक दुखद नायक भी थे, जिन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना किया। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा की क्षमता और खतरे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन राजनीतिक उत्पीड़न का भी शिकार बने। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया को आकार दिया, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अपनी ही रचना से प्रभावित था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह पसंद आया तो कृपया विज्ञान और इतिहास पर अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे अगली बार जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।